Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहला टॉपिक क्या है? हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपको कंटेंट दिया हुआ है, केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा, वो कौन कौन से केमिकल से मिलके बना हुआ है ये कैसे जानेंगे, ये है आपका। दूसरा क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है जिसके फंक्शन नॉन है, मतलब जिसका पता है कि इसका क्या फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब इसका पता है कि कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर क्या करता है, प्रोटीन सेल के अंदर क्या करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है जिसका फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो मोलिक्यूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए वो भी क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड हो गया। अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। मोनोमर यानी कि ग्लूकोज का पॉलीमर क्या हो गया? सेलुलोज हो गया। मतलब मोनोसेकेराइड का पॉलीमर पॉलीसेकेराइड हो गया, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको एक साथ अलग पढ़ेंगे। और इंजाइम्स जो देखिए सबसे लास्ट है, लिविंग स्टेट के बाद इंजाइम्स, इंजाइम्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? इंजाइम्स। इंजाइम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो बाकी चीज समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इंजाइम्स। इंजाइम से पहले देख लेते हैं, इंजाइम से पहले हमारा टॉपिक क्या है? डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग और द लिविंग स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। कहता है कि बॉडी का कंस्टिट्यूएंट का डायनेमिक स्टेट होता है, मतलब बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से, और सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमेशा चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक स्टेट। ठीक है, और बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो गया? सेल, तो मतलब सेल के डायनेमिक स्टेट की बात कर रहा है ये। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या बोल रहा है? वो सेल के डायनेमिक स्टेट की बात कर रहा है, और उसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। आपको जब हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम बताए थे ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन क्या बताए थे? ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, या ऑकरिंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते इसमें बताए थे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में आपको क्या क्या होगा? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये 2 चीज आपको पढ़ाए थे। क्या क्या? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, क्या क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि A + B मिलके अगर C बना है तो ये कौन सा रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि एनाबॉलिक रिएक्शन है? तो ये क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है, सिंथेटिक रिएक्शन है, 2 मिलके एक बना है, नया चीज बना है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि Z को तोड़ दिए हम X + Y में,
तो एक से क्या बन गया, 2 बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहा है। लिविंग स्टेट क्या है, द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का मतलब है कि अगर कोई सेल जिंदा है तो उस स्टेट को, जिंदा रहने के स्टेट को क्या बोलते हैं, लिविंग स्टेट। तो लिविंग स्टेट में बोलता है कि देयर मस्ट बी ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। फॉर्मेशन, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग कहने का मतलब यह है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी सेल होगा, उस सेल का एक मेटाबॉलिक बेसिस होगा। उस सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। ठीक है, और उस सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंजाइम। अब देखिए एंजाइम क्या है। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा डेफिनेशन की एंजाइम क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच लोअर द एक्टिवेशन और एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंजाइम। नॉर्मली ये डिफिनेशन देते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा भी सकता है और भी कुछ कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मली डिफिनेशन क्या देते हैं कि एंजाइम का काम क्या है कि केमिकल रिएक्शन को आसान कर देना। जो केमिकल रिएक्शन एंजाइम के बिना बहुत लेट से हो रहा है उसको जल्दी कर देगा कौन, एंजाइम। ये एंजाइम का फायदा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्सन। हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्सन का मतलब है, मान के चलिए कि A से A प्लस बी, ये C बना रहा है, क्या है 100 C पर मिनट बन रहा है, 100 C पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 C प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को हम क्या कर दिए, एंजाइम डाल दिए इस पे। ठीक है, अब जो C बन रहा है वो 1000 C पर मिनट बन रहा है। अंतर क्या हुआ, 100 C से 10,000 C बन गया, 10,000 प्रोडक्ट जो है बन गया है, तो 100 गुना और ज्यादा हो गया है। तो एंजाइम क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को 100 गुना तेज कर दिया। एंजाइम के रहने से क्या फायदा हुआ कि उतना ही समय में 10,000 प्रोडक्ट बन गया। पहले उतना समय में कितना बनता था, 100 प्रोडक्ट बनता था। तो ये एंजाइम का फायदा है, इसको सिंपल शब्दों में अगर आप समझे तो। ठीक है, अब इसमें ये जो आपको दिया हुआ है ग्राफ, इस ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ कहता है ट्रांजिशन स्टेट। ग्राफ कहता है कि जब किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट से रिएक्ट कराएंगे, आप क्या कराएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्ट कराएंगे। जब किसी भी सबस्ट्रेट का मतलब जो भी रिएक्टेंट साइड में है, जो भी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट। ऐसा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में एंजाइम अगर यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ मिलके SR कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, SR कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट रिएजेंट कॉम्प्लेक्स। फिर ये SP कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, SP कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स। और सबसे लास्ट में जाके ये प्रोडक्ट बनता है और सबस्ट्रेट बाहर हो जाता है, P+S। ये ऐसा होता है। ठीक है, तो रिएजेंट को इसने किस में बदल दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया, और ये सबस्ट्रेट को इसने क्या बदल दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया। ठीक है, तो समझिए वो होता क्या है कि एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम इसमें क्या किया, कैसे ये इस प्रोडक्ट को बनाया। तो अब हम एंजाइम का डायग्राम लेते हैं। इस तरह से एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, अब लिए एंजाइम। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फिर क्या बनाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहता है कि जहां से सबस्ट्रेट शुरू हुआ, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 0, यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है, t = 0 से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो t = 0 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सब पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आगे की ओर चल रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इतना था, ठीक है, लेकिन जब हम एंजाइम यूज किए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो ये x है और ये क्या है, y है, यहाँ से यहाँ तक, तो कौन बड़ा है, y > x है, मतलब x कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सबस्ट्रेट रखा हुआ है और उस सबस्ट्रेट को आपको प्रोडक्ट में बनाना है, बदलना है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। अब सबस्ट्रेट को एक्टिवेशन एनर्जी जो देते हैं, ठीक है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कौन, एंजाइम, कौन कम कर देता है, एंजाइम। तो एंजाइम अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी, समझिएगा ध्यान से, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या किया, सबस्ट्रेट को जितना एनर्जी चाहिए था अब उससे कम एनर्जी में ही एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दे रहा है, तो एनर्जी कम पड़ेगी। अब इसको एग्जांपल से समझिए, पहले सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो कितना एनर्जी लगता था, 1000 जूल एनर्जी इसको लगता था, ठीक है। अब एंजाइम क्या किया है कि एंजाइम अब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, 100 जूल कर दिया है, कितना कर दिया है, 100 जूल कर दिया है। अगर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को 100 जूल कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे लिखते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी को अगर ये कम करके 100 जूल कर देगा, तो अब बताइए एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना चाहिए, 100 जूल चाहिए। अब तो कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, 10 सबस्ट्रेट 10 प्रोडक्ट में बदल जाएगा, उतना ही एनर्जी में, कितना एनर्जी में, 1000 जूल में। तो वही चीज हम आपको बता रहे थे कि जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी में अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे ज्यादा, और उतना ही टाइम में, जितना टाइम में ये बन रहा था उतना ही टाइम में ये भी बन रहा है। तो एंजाइम क्या किया, दो चीज बोल सकते हैं, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी रिएक्शन का बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलेंगे कि 1 मिनट में 100 बन रहा था, फिर बोलेंगे 1 मिनट में 10,000 बन रहा है, तो कौन ज्यादा स्पीड से बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, जो 1 मिनट में 10,000 बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, और कैसे बढ़ाया, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट का, इसको लिख देते हैं हम, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करता है ये एंजाइम, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग, इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एंजाइम के बारे में। अब जब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़िएगा 12th क्लास में केमिस्ट्री में, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का और क्या क्या रोल है, K = ए की पावर -RT/2 200, इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में आप एक जगह और पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में, 12th क्लास के
सरफेस केमिस्ट्री में आपको इंजाइम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इंजाइम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, इवन इनफैक्ट जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। इंजाइम इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, ठीक है, और दो चैप्टर में है। केमिस्ट्री में आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, केमिस्ट्री में भी होता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, बायोलॉजी में भी होता है। तो बायोलॉजी में जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वहाँ पे भी इंजाइम आपको पढ़ने को मिलेगा। बायोलॉजी में तो है तो वहाँ मिल ही रहा है, केमिस्ट्री में जो है वहाँ मिलेगा ही, और इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी आपको इंजाइम्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंजाइम्स के बारे में ये चीज़ बताया आपको हम, कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब इसके अलावा इंजाइम में जो होता है एक्टिव साइट होता है। क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट ऐसे साइट को बोलते हैं जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। समझिए क्या बोल रहे हैं हम। देखिए हम बोल रहे हैं कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है? एंजाइम। अब इसमें हम एक प्रोडक्ट एंजाइम में क्या लगा दिए? एक प्रोडक्ट लगा दिए, ठीक है। कोई सा भी प्रोडक्ट है, कोई सा भी सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट के साथ लिंक करेगा, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में आके ये ऐसे ये अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम के जिस पार्ट से सबस्ट्रेट आगे बाइंड करता है, सबस्ट्रेट आगे जिससे बाइंड करता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एंजाइम है, एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड किया, क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जैसा ये आपके पास किसी खास एंजाइम के लिए होता है। तो एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा वर्ड, क्या बोल रहे हैं? एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक का मतलब कि अगर ये एंजाइम फलाना मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है? आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं डायरेक्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है? सिर्फ देखिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और इसको जो है H2O प्लस CO2 में ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, Ca लिख दिए हैं। Ca का मतलब क्या हो गया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर जो बॉन्ड है H2O और CO2 को ये बॉन्ड तोड़ेगा, इसके अंदर का इंटरनल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और नया बॉन्ड बनाएगा। यही कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अभी आपको हम बताएंगे। उसमें बताएंगे कि एंजाइम क्या करता है? पुराना बॉन्ड तोड़ता है, नया बॉन्ड बनाता है। एंजाइम क्या करता है? पुराना बॉन्ड तोड़ता है और नया बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी करेगा। कहने का मतलब H2O को CO2 में जोड़ना है, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा H2CO3, इसके लिए भी हमारे पास एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और H2CO3 को तोड़ना है H2O प्लस CO2 में, उसके लिए भी एंजाइम हमारा क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट एट विच सबस्ट्रेट बाइंड स्पेसिफिकली। एट विच सबस्ट्रेट बाइंड स्पेसिफिकली मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेगा। उसका एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट फिट करेगा वही सबस्ट्रेट उससे बाइंड करेगा, सारा सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। तो एंजाइम कैसे, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें क्या होता है? 4 स्टेप होता है।
चारों स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला स्टेप, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट में, ये जो अभी आपको हम बताए थे, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का, और इसके अंदर ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट में बाइंड हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। दूसरा कह रहा है द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, तो इसके बाइंड करने से एंजाइम क्या करेगा, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाएगा, इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज लाएगा कि ये इससे और टाइटली बाइंड हो जाएगा। पहले क्या हुआ ऐसे समझिए, पहले क्या हुआ कि धीरे से ऐसे पकड़ा, फिर इसको जोर से पकड़ा, ठीक है। तो एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, एंजाइम पहले सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाइंड हुआ, अब एंजाइम इसको जोर से पकड़ लेगा, टाइट बाउंडिंग होगा। तो पहले होगा अटैचमेंट, फिर होगा टाइट बाउंडिंग दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये ध्यान देने वाली बात है, क्या करता है कि जो पुराना केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ता है, ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड। एनसीईआरटी पढ़ते हैं जब आप लोग तो आपको समझ में नहीं आता ये लाइन, इसलिए ये लाइन हम उठा के यहाँ लिख दिए हैं और तब आपको समझा रहे हैं कि तब आप जब एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड, तो एंजाइम क्या करता है, पुराना केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है और नया केमिकल बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर चौथा क्या कर रहा था, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। मतलब एंजाइम क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, उसके बाद उसके एंजाइम क्या किया, उसके शेप में, कॉन्फ़िगरेशन में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाया, जिससे क्या हो गया, टाइट बाउंडिंग, ठीक है। अब टाइट बाउंडिंग जो हुआ है, उस टाइट बाउंडिंग के बाद क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूटेगा, ये होगा तीसरा स्टेप में, ठीक है। और तीसरा स्टेप में जब नया बॉन्ड बन गया, जब पुराना बॉन्ड टूट गया, तो नया बॉन्ड बन गया, इसका मतलब क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो चौथा स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एंजाइम से और एंजाइम फ्री हो जाएगा दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज आपको हम बता रहे थे यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, बोल रहा है एंजाइम बाइंड किया किससे, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो पहला स्टेप आपको बताया, सबसे पहला अटैचमेंट, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और दोनों आपस में फिर टाइट बाउंडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या बन रहा है, ये देखिए, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब पुराना बॉन्ड टूट गया सबस्ट्रेट के बीच में और नया बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हो जाता है कि एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, रिलीजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज फ्री फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ कैटालाइसिस। नया रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम फ्री हो जाता है। तो प्रोडक्ट रिलीज हो गया और एंजाइम फ्री हो गया। अब ये एंजाइम फिर वापस यहाँ आएगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ठीक है, और फिर से रिएक्शन बनाए, फिर से प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, 4 स्टेप का मैकेनिज्म आपको बताइए क्या क्या है। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है कि अटैचमेंट ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, टाइट बाउंडिंग ड्यू टू अल्टरेशन इन शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और चौथा स्टेप क्या है, रिलीजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज फ्री फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ कैटालाइसिस। ये 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइम के एक्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। जाहिर सी बात है कि अगर सेल के अंदर एंजाइम है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होंगे और वो एंजाइम केमिकल रिएक्शन करेगा, तो सेल के अंदर जितना भी इंटरनल फैक्टर है या फिर सेल के बाहर से जो भी एक्सटर्नल फैक्टर सेल पे काम कर रहा है,
उस फैक्टर का कुछ ना कुछ एंजाइम पे असर पड़ेगा। ये चीज पूछा है आपसे। तो कौन कौन से फैक्टर का एंजाइम पे असर पड़ेगा? सबसे मेन फैक्टर क्या है? टेम्परेचर और पीएच, जो कि आपके बुक में ग्राफ के साथ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। तो ग्राफ हम यहाँ पे बना दिए हैं, टेम्परेचर और पीएच, ठीक है, दोनों का सेम ग्राफ है। मतलब एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये पीएच का रेंज है, और यहां से यहां तक टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का रेंज है। इसके पहले यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कोई एंजाइम का एक्टिविटी नहीं है। कहने का मतलब समझिए आप, अगर ये pH 2 है, अगर ये pH 5 है, तो pH 1 पे या pH 6 पे आप देखिए एंजाइम का कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्लैक वाला चीज है ही नहीं। एंजाइम का एक्टिविटी शुरू कहां से होता है? pH 2 से। तो 2 pH पे एंजाइम काम करना शुरू करेगा, 3 पे उससे ज्यादा काम करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, 4 पे उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और 5 पे जाके वापस कम हो जाएगा। तो ये 5 पे जाके एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा। इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं, ग्राफ कैसे रीड किया जाता है। इसको ग्राफ को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से बताते हैं आपको, ये 2 है, ये मान के चलिए 6 है, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3, 4, 5, 6। तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे क्या है? एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम है। तो एंजाइम, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि दिस एंजाइम इज एक्टिव एट मैक्सिमम एक्टिव एट विच पीएच, तो आप बोलेंगे अप्रोक्स 4.5, 4 और 5 के बीच में ये एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव है, ठीक है। मिनिमम एक्टिव एट विच पीएच? 2 and 6, 2 पे भी मिनिमम एक्सिस है और एक्टिव है, और 6 पे भी मिनिमम एक्टिव है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया मिनिमम एक्टिव का। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगा आपको कि एंजाइम वर्क्स इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। क्या क्वेश्चन आएगा? एंजाइम वर्क्स इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। तो नैरो रेंज ऑफ पीएच यही 2 से 6 का नैरो रेंज पीएच है। इसके अलावा ये टेम्परेचर का देखिए आप, मान के चलिए ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है सेल्सियस, ठीक है। तो इससे ज्यादा पे एंजाइम काम नहीं कर रहा है, इससे कम पे एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो एक टेम्परेचर का भी एक फिक्स रेंज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के रेंज के बाहर या फिर पीएच के रेंज के बाहर एंजाइम काम नहीं करता। हर एंजाइम का अपना अपना पीएच रेंज होता है, टेम्परेचर रेंज होता है। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ये हम बताते हैं। हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंजाइम का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन। और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर पे हो जाता है एंजाइम का इनएक्टिवेशन। तो हुआ क्या, ये समझिए कि टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो एंजाइम का क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। क्यों डीनेचुरेशन हो जाएगा? क्योंकि एंजाइम बना हुआ किस चीज से? प्रोटीन से। एंजाइम और प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। तो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, तो इसका मतलब उसका एक्टिव साइट खराब हो जाएगा, और एक्टिव साइट अगर खराब हो गया तो उस पर सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब एंजाइम काम नहीं करेगा। ये हो गया हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव कहने का मतलब जो भी एक्टिवेटिंग फैक्टर है एंजाइम में, जो भी एक्टिव साइट है, उसके स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका एक्टिविटी कम हो सकता है। तो इसके बारे में बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाता है? डीनेचर्ड हो जाता है। तो इसीलिए एंजाइम वर्क्स इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। ये चीज याद रखेंगे आप, टेम्परेचर और पीएच। पीएच का भी वही कहानी है जिसे एंजाइम का भी। एंजाइम के बारे में अगर आपको पता है कि एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। अगर प्रोटीन है एंजाइम, तो प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप जानते होंगे तो COOH एक अमीनो ग्रुप होता है, और एक क्या होता है? एसिड ग्रुप होता है। बाकी एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप होता है। अब आप समझिए,
अगर ये एंजाइम है, प्रोटीन है तो मतलब अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर है और इस एंजाइम को अगर आप एसिड में डाल देंगे पीएच, ठीक है, तो एसिड में क्या करेगा, एसिड में क्या है H+ ज्यादा है, तो H+ आके इस NH2 पे अटैक करेगा तो इसको NH3+ बना देगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको आप बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वहाँ OH- है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा तो CO- हो जाएगा ये, तो इस तरह से ये रिएक्ट करेगा। तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम में या फिर ज़्यादा बेसिक मीडियम में एंजाइम का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आएगा, और वो डिफॉर्मिटी अगर एक्टिव साइट वाले अमीनो एसिड में आ गया तो एंजाइम का काम करना बंद कर देगा। एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट और कुछ नहीं है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। एक्टिव साइट क्या है, तो व्हाट इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, स्पेशल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये क्या है, एक्टिव साइट है। तो पूरा एंजाइम ही प्रोटीन है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो एक्टिव साइट भी क्या होगा, अमीनो एसिड से बना होगा। ये आपको बता दिए हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। चलिए उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है एंजाइम का एक्टिविटी, ये बात कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास एक एंजाइम है और उसमें 4 एक्टिव साइट है। कितने एक्टिव साइट है, 4 एक्टिव साइट है, और उसको हम सबस्ट्रेट से बाइंड करा रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट से बाइंड करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। लेकिन अगर एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट देंगे तो एक बार में ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। 2 सबस्ट्रेट देंगे तो कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। 3 सबस्ट्रेट देंगे तो 3 एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, 3 प्रोडक्ट बनाएगा। 4 सबस्ट्रेट देंगे, 4 एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, 4 प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर हम 5 सबस्ट्रेट देंगे तब क्या होगा, इसके पास एक्टिव साइट तो कितना है, 4 ही है, एक्टिव साइट तो 4 ही है, तो एक बार में 4 ही बाइंड करेगा, और 4 ही बाइंड करेगा तो 4 ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट बना सकता है ये, वो डिपेंड करता है इसके पास मैक्सिमम कितना एक्टिव साइट है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, इसको जब आप इधर लेफ्ट की ओर यानी कि बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ज्यादा बन रहा है तो हम बोलेंगे तेज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और अगर पर यूनिट टाइम में कम प्रोडक्ट बन रहा है तो बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कम है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा, तो पर यूनिट प्रोडक्ट टाइम को ही क्या बोल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा भी देंगे तो उसके पास जगह ही नहीं है बाइंड करने के लिए, तो मैक्सिमम के बाद सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हो जाएगा, भी मैक्स हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एक समय के बाद बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सबस्ट्रेट को बढ़ा भी देंगे तो ये हमेशा सीधा ही चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। यही चीज कॉन्सेप्ट है आपका कि सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे नहीं जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि Km क्या है और Vmax/2 क्या है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जितना है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं 100 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम है। कितना है, 100 प्रोडक्ट पर मिनट पर यूनिट टाइम है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो Vmax/2 कितना हो जाएगा, 50 प्रोडक्ट पर मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Vmax 100 है तो Vmax/2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए सबस्ट्रेट का ऐसा कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी अटेन हो जाए, जिस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी अटेन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल से, इसलिए नहीं बता रहे हम। तो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km क्या है,
Km सबसे पहली बात तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो Km क्या है, कांस्टेंट है पहली बात, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। अब कौन सा कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट का ऐसा कंसंट्रेशन जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी अचीव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, Km बोलते हैं। तो Km क्या है, Vmax/2 क्या है, Vmax क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेज। एंजाइम को टोटल कितने क्लास में बांटा गया है, 6 क्लास में बांटा गया। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कराएगा, नाम से ही पता चल रहा है। या फिर डिहाइड्रोजिनेज, तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब किसी भी सब्सटेंस केमिकल मॉलिक्यूल से वाटर हाइड्रोजन को हटाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो ये सब क्या है, ये सब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो ये सब क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा, अल्कोहल में से हाइड्रोजन हटा देगा, ठीक है, तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्या करता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में, एक ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। जैसे हेक्सोकाइनेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, कौन, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज क्या किया, कुल मिला के हेक्सोकाइनेज क्या किया कि फॉस्फेट का ट्रांसफर किया ग्लूकोज पे, ठीक है, कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से लिया और उसको ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफरेज एंजाइम बोल देंगे इसको, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कराता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के बायोलॉजिकल सिस्टम के जैसे प्रोटीएज, प्रोटीएज जो मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के जो है सैलिवरी अमाइलेज, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके एंजाइम है, जो कि आप 11th क्लास के 16वें चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना एंजाइम है वो सब के सब क्या है, हाइड्रोलेज है, सब के सब हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेज, ये सब क्या कराएगा, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कराएगा, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोलेज बोल दिए। लाएज, लाएज क्या कराता है, लाइसिस कराएगा, लाइसिस कराने के बाद लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड कैसे होता है, इसको ऐसे एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में कि X+Y, और अगर यहाँ पे लाएज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, लाएज एंजाइम है, तो ये X और Y के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, क्या कर देगा, X और Y के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। ये एंजाइम का खास का बात है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, आइसोमर बनाता है। आइसोमर का एग्जांपल जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए आपको जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है आइसोमरेज एंजाइम। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो आइसोमर बनाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमरेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, जैसे एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज या फिर आरएनए लाइगेज। ये क्या करता है, डीएनए के छोटा टुकड़ा को आपस में जोड़ता है या फिर आरएनए के छोटा छोटा टुकड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है, कौन, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो ये 6 क्लास है एंजाइम के, और इस क्लास में बहुत सारे एंजाइम्स के एग्जाम्पल है। जैसे जैसे आप पूरा बायो पढ़ लेंगे 11th का और 12th का, तो आप इस क्लास में बहुत सारे एंजाइम का आप खुद से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी रटने का कोई मतलब नहीं है। एंजाइम्स के बाद आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का काम क्या होता है, इसको एक्टिवेट करना एंजाइम को। एंजाइम जनरली क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। कैसे होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो अगर एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम पहले इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में आना पड़ेगा। तो इसका एक्टिवेशन जो कराता है, जैसे मेटल एक्टिवेटर होता है, मेटल एक्टिवेटर,
ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है, अभी आपको बताया हम हेक्सोकाइनेज क्या करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तभी बनाएगा जब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को मैग्नीशियम जो है एक्टिवेट करेगा। तो मेटल एक्टिवेटर, यही इसी को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोफैक्टर बहुत तरह के होते हैं, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कोफैक्टर का मेन काम क्या है ये आपको बताया, मेटल इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव स्टेट में लाना। ठीक है, तो ये एंजाइम्स का हो गया आपका पूरा सिलेबस आज का। फिर हम लोग बात करेंगे किसका? आपको हम क्या बताए थे? एंजाइम के बाद क्या बताएंगे? एंजाइम के बाद एक सेक्शन हमारा बायोमोलिक्यूल्स का क्या था? एंजाइम। और एक सेक्शन हमारा बायोमोलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बढ़ाएंगे आपको। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से आज हम ले रहे हैं प्रोटीन। फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ाएंगे आपको, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ाएंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंजाइम्स के बारे में आपको हम ब्रीफली बता दिए सब कुछ। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। किसका? अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स आर, अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा होमोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर। तो क्या बताएंगे? हेट्रोपोलीमर। प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में भी दो अमीनो एसिड होता है, डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड। तो आप क्या बताएंगे? एल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये सब केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा। डी अमीनो एसिड क्या होता है, एल अमीनो एसिड क्या होता है, होमोपोलीमर क्या होता है, हेट्रोपोलीमर क्या होता है। ठीक है, जब केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। अभी बायोलॉजी में कुछ एग्जांपल है आपके पास प्रोटीन का, जैसे देखिए कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर, ग्लूट4 रिसेप्टर। ग्लूट4 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ठीक है, तो ये सब आपको एग्जाम्पल पहले से पता होगा, बस आपको ये नहीं पता है कि ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन का ये फंक्शन है। तो सेल में प्रोटीन की क्या जरूरत होती है उसको बताने के लिए ये टेबल बताया है एनसीईआरटी आपको। जैसे कोलेजन प्रोटीन है, तो कोलेजन फाइबर प्रोटीन क्या करता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो बहुत सारे सेल के से जब टिश्यू बनाएंगे तो इसके बीच का जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये कोलेजन से मिलकर बना होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा सेल आपस में रिजिड बना रहता है, स्ट्रॉन्ग बना रहता है, इसका शेप मेंटेन रहता है, फर्म रहता है ये। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप्सिन भी क्या है? एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? याद कीजिए, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, याद कीजिए वहां पे। पेनक्रियाटिक पेप्टाइजेज एंजाइम यूज होता है। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ काम आएगा? प्रोटीन डाइजेशन में काम आएगा। और ये एंजाइम भी किस चीज का है? प्रोटीन का है। फिर क्या कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो ये भी क्या है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है। यही चीज आपको बता रहा है कि कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रोटीन के बने होते हैं। फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है हैवी और दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है लाइट। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, जो डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो H2L2 बोलते हैं उसको। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनाया तो क्या है? प्रोटीन है। रिसेप्टर भी क्या होते हैं? कुछ प्रोटीनेशियस रिसेप्टर होते हैं। और ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर भी कुछ क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। एक्चुअल में होता क्या है हमारे सेल में, इसको समझिए कि जो सेल है, इस सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आएगा इस सेल पे। ठीक है, और इस सेल जब एक्ट करेगा इंसुलिन तो इससे क्या बन जाएगा? इसका ग्लूट रिसेप्टर। ठीक है, अब इस ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, ग्लूकोज अंदर आता है। ठीक है, यही चीज बता रहा है कि ग्लूकोज इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू से सेल कौन करता है? ग्लूट4 रिसेप्टर करता है। ठीक है,
तो ये प्रोटीन, सम प्रोटीन्स के बारे में बताया आपको। इसके अलावा देखिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को, 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो क्या क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है और ये लीनियर फैशन में जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में 2 पार्ट होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे जैसे, तो अमीनो एसिड, एक तो ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है, एक हो जाता है आपका ये बीटा प्लीटेड, ठीक है, जिग जैग लाइन बीटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब लीनियर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्वाइल्ड हो जाएगा। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड 2 टाइप होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो फोल्डिंग है वो और ज्यादा हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग और ज्यादा हो जाता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इससे भी ज्यादा, टर्शियरी से भी ज्यादा फोल्डिंग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फोल्डिंग क्या है? ये जो धागा है, ये धागा आपको क्या दिख रहा है? ये फोल्डिंग जिस चीज का है, ये क्या है? अमीनो एसिड का धागा है, ये इसका धागा है, थ्रेड ऑफ अमीनो एसिड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है उसमें, क्या है? बस ग्लोब्यूल फॉर्मेशन है। अब समझिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये क्या कहता है? इस स्ट्रक्चर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। और ये क्या हो गया आपका? सी टर्मिनल, ये सी दिख रहा है आपको, सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, बहुत सारा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए आप, सबसे पहला अमीनो एसिड क्या है? सेरीन। दूसरा अमीनो एसिड क्या है? सिस्टीन। तीसरा अमीनो एसिड क्या है? टायरोसिन। चौथा अमीनो एसिड क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके ये चेन मिलके बना हुआ है। अब इस बहुत सारे अमीनो एसिड के चेन में जो सबसे पहला होगा लेफ्ट साइड, उसको क्या बोलते हैं हम? एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो सबसे राइट मोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द राइट मोस्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड, तो आप क्या बताएंगे? सी टर्मिनल अमीनो एसिड। इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन द लेफ्ट मोस्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के बारे में अभी आपको हम बताएं, अमीनो एसिड में क्या होता है? एक अमीनो ग्रुप होता है और एक क्या होता है? COH ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप होता है। बाकी एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है। इस R के बेसिस पे अलग अलग अमीनो एसिड का नाम, R के जगह पे आप हाइड्रोजन दे दीजिए तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है। मिथाइल दे दीजिए, ठीक है, एलिनिन हो जाएगा। इस तरह से आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर आप R का स्ट्रक्चर चेंज करते जाएंगे तो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप हो और एसिड ग्रुप हो एक ही कार्बन पे तो उसको क्या बोलते हैं हम? अमीनो एसिड बोलते हैं। और ये आपका स्ट्रक्चर समझाया आपको कि अमीनो एसिड किस तरह से जुड़ा हुआ है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो CONH बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ दिख रहा होगा CONH, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप इसको बनाएंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाएगा। हालांकि अभी हम आपको फिर से एक बार सिखा देते हैं ताकि वहां पे आपको और आसान रहे। ठीक है। तो देखिए कार्बन होगा, कार्बन के साथ इधर लगा हुआ है COOH, इधर लगा हुआ है NH2, इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ है R। एक दूसरा अमीनो एसिड लाते हैं, इधर कार्बन के साथ COOH, इधर
अमीनो, ठीक है, इधर H और इधर R। अब होगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इधर से एक हाइड्रोजन लेंगे तो ये नहीं रहेगा, और इधर से OH लेंगे तो H और OH निकाल दीजिए यहाँ से, तो H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या, इधर CO बचेगा और इधर NH बचेगा, क्योंकि NH2 था इधर और इधर क्या था, COOH था। तो अब आपका जो नया स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा NH, इधर हो जाएगा आपका CO, ये हो जाएगा CR, ये पहले से था, ये सब जो जैसे था वैसे रहेगा, ठीक है। और इधर आपका COOH, R और H, ठीक है। तो ये जो CONH बॉन्ड है यही पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपको बताया, आपको बना के कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के प्रोसेस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, यही आपका डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो प्रोटीन के बारे में आपको क्या बताया, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। अमीनो एसिड क्या होता है ये बताया, उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्सरी, ठीक है। और नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन अमीनो एसिड, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है डिहाइड्रेशन से, ठीक है। ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसमें N टर्मिनल और C टर्मिनल आपको दिख रहा है। यही आपको पता है कि फोल्डिंग ज्यादा हो जाएगा तो उसको टर्सरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यह है पॉलीसेकेराइड। तो कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे और लिपिड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जानेंगे और हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।